नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे नौकरी की। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ा है। और जब मैं नौकरी की बात करता हूं, उसमें सरकारी, निजी कंपनियों में, जैसे मैं एक निजी चैनल में काम करता हूं, उन लोगों की भी बात, दिहाड़ी मजदूरों की भी बात, किसानों की भी बात मैं करने वाला हूं। नौकरियों में दिहाड़ी भी आ जाएगी, रोजगार भी आ जाएगा, पक्की नौकरियां भी आ जाएंगी। और यह बात किस लिए जरूरी है? संकट काल है, कोरोना का संक्रमण काल है, अर्थव्यवस्था का पहिया पूरी तरीके से घूम नहीं पा रहा है, नौकरियों पर लगातार तलवार लटकी हुई है, तनख्वाहें काटी जा रही हैं, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी है, एक अजीब सी खामोशी है जब भी नौकरियों की बात है। नौकरियां कितनी नई सृजित हुई, इस बात को तो भूल जाइए, कितनी नौकरियां गई हैं, इस पर भी सरकार कोई आंकड़ा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। अलग अलग आंकड़े आते हैं, उनके बारे में कह दिया जाता है इन आंकड़ों को हम मानते नहीं, जबकि एक समस्या है। और यह समस्या आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो इसलिए, अब सरकार भी मान रही है, बड़ी खबर यह आ रही है, और अभी देखना एक दो दिन बाद ये कुछ जगह दिखेगी भी, छपेगी भी। खबर ये कि संसदीय समिति है वाणिज्य मंत्रालय की, उसकी कल बैठक शुरू हुई और वहां पर कुछ लिखित चीजें दी गई, सामग्री दी जाती है सदस्यों को, ताकि वो आगे देश के लिए कॉमर्स में, वाणिज्य में हम क्या कुछ करने वाले हैं उस पर सुझाव दे सकें। और वहां पर एमएसएमई के एक बड़े अधिकारी ने, एमएसएमई सेक्टर जो है कॉमर्स मंत्रालय में, एमएसएमई सेक्रेटरी भी होते हैं, एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वहां के एक बड़े अधिकारी ने यह कहा है कि 10 करोड़, गौर कीजिएगा इस बात पर, 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा पैदा हो गया है। यह अब स्टैंडिंग कमेटी को कहा जा रहा है। साथ ही आज की एक और बड़ी खबर, बड़ी खबर क्या, और यह मैं खालिस नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा हूं, जो नौकरी पेशा हैं, सरकारी में हो, निजी कंपनियों में हो, वो ईपीएफओ में पैसे जमा कराते हैं। प्रोविडेंट फंड होता है ना आपका, आप कुछ पैसा देंगे, कुछ आपके एम्प्लॉयर, सरकारी कंपनी है तो सरकार देगी, निजी कंपनी है वो कंपनी देगी, और वो आपके प्रोविडेंट फंड खाते में जाता है। वो आप रखते हैं रिटायरमेंट के लिए, या कोई बड़ी मजबूरी आ जाए तब उसमें से पैसा निकालता है, वरना वो आपका एक सेफ्टी की तरह काम करता है। तो पिछले 3 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं ईपीएफओ खातों से। और जब मैं 30,000 करोड़ कहता हूं, यह संख्या, यह आंकड़ा आपको समझाने की जरूरत है। देश में कुल 6 करोड़ ईपीएफओ के खाते हैं, मतलब नौकरी पेशा जो लोग हैं देश में, दरअसल वो 6 करोड़ हैं जो रेगुलर सरकारी या निजी नौकरी में। 6 करोड़ में से 80 लाख ने पैसे निकलवाए। यह आंकड़ा 1 करोड़ होने वाला है, साफ इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। 30,000 करोड़ रुपए निकलवा लिए गए, और यह किस लिए निकलवाए गए? क्योंकि नौकरियों पर खतरा, तनख्वाहें कट रही हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्वास्थ्य सेवाओं में आपके घर में हारी बीमारी हो रही है कोरोना के चलते, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसे की निकासी हो रही है। यह हाल है, लेकिन अभी एक चुप्पी है, और रोज आपके पास खबरें आ रही हैं, और आप जानते हैं कि नौकरियां छिन ही नहीं रही हैं, बल्कि तनख्वाहें भी काटी जा रही हैं। अब कह यह दिया जाता है कि नहीं, 61,000 करोड़ रुपए हमने मनरेगा की मद में तय किए थे, अब 40,000 करोड़ रुपए और दिए जा रहे हैं। मनरेगा में रोजगार दिया जाएगा, 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए दिहाड़ी भी कर दी गई है। लेकिन मनरेगा 100 दिन का काम है पूरे साल में, और यह क्या, एक स्थायी रोजगार है। इस पर भी सवाल पूछे जाने चाहिए जो नहीं पूछे जाते हैं। और बैड लोन्स का हाल क्या है? बैंकों के पास पैसा भी है, 20,97,000 करोड़ रुपए उसमें तरलता, लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई, लेकिन बैंक क्या आपको पैसा देने के लिए तैयार है? बैड लोन्स, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बैंकों ने आपको पैसा दिया और वापस कितने लोग कर रहे हैं? यह आंकड़ा बढ़कर 14.7 हो गया है।
8.5% हुआ करता था, 20 साल के उछले स्तर पर है। बैंकों में डर है, खौफ है, पैसा देंगे पैसा वापस नहीं आएगा, वो पैसा देने को तैयार नहीं है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास वो कहते हैं कि भाई आधारभूत ढांचे में निवेश करना है तो सिर्फ बैंकों की तरफ मत देखिए। दीपक पारेख उदय कोटक कहते हैं कि ये जो जी मॉरेटोरियम लगा रखा है ना कि ईएमआई मत दीजिए, ब्याज मत दीजिए, अब इस पर रोक लगानी होगी वरना बैंकिंग व्यवस्था बैठ जाएगी। तो पैसा अगर अर्थव्यवस्था में नहीं डलेगा, पहिया नहीं घूमेगा, तो रोजगार सृजित कहां होंगे। यहां तो मैं खोने की बात कर रहा हूं, मैं पाने की भी बात करूंगा आज इस चर्चा में। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना ने कितनी नौकरी खाई, कितनी वापस आई, और प्रोविडेंट फंड के खजाने से 30,000 करोड़ रुपए क्यों निकाले गए। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था के अच्छे खासे जानकार हैं नरेंद्र तनेजा, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये भी अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं, लेबर श्रम को भली भांति जानते हैं, बहुत सी स्टडीज की हैं, पहली बार मेरे शो पर आ रहे हैं, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा मेरे साथ हैं, और जाने माने अर्थशास्त्री और एमएसएमई को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, जानते हैं, विजय सरदाना मेरे साथ हैं। तो नरेंद्र तनेजा, ये जानते हुए, ये मानते हुए कि संकट काल है, संक्रमण काल है और अर्थव्यवस्था का चक्का नहीं घूम रहा है, पर नौकरियां जाना ये एक बड़ा खतरा है जिसके बारे में कम चर्चा हो रही है, क्या आप ये बात मानेंगे? देखिए संदीप जी, पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में जब से कोरोना वायरस का जो है तांडव आया है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, कोई एक देश नहीं है पृथ्वी पे जहां पे जो है आर्थिक हालत जो है वो उसमें भी परेशानी ना आई हो। कुल मिलाकर के पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर ये आज ये जो आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये आप खाली किसी एक देश की कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया की यही कहानी है। पूरी दुनिया में ये चुनौतियां आ रही हैं, कहीं थोड़ा सा उसको अच्छी तरह पेश आया गया है, जो विकसित हैं, छोटे देश हैं, उन्होंने थोड़ा बेटर तरीके से हैंडल किया, कहीं परेशानी जा रहा है। भारत में भी कुछ राज्यों में चुनौती ज्यादा है, कुछ में कम है, कुछ राज्यों ने और वहां पे अच्छा काम किया है। केंद्र का भी जो स्कीमें है कई जगह अच्छी तरह इंप्लीमेंट हुई है, कई जगह भी चुनौतियां बरकरार हैं। अब आप तो अक्सर रिपोर्ट जब भी करते हैं तो आप रिपोर्ट्स को आप हमेशा कोट करते हैं, अक्सर मैंने देखा आप इकोनॉमिक टाइम्स को कोट कर रहे होते हैं। आज का इकोनॉमिक टाइम्स आज का क्या कहता है, वो ये कहता है कि इकोनॉमिक टाइम, हमारी खबर नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि जून के मुकाबले जुलाई के अंदर भी 18% नए जो जॉब आ रहे हैं, 1.5 लाख नौकरियों की बात हो रही है। मैं हर चीज को कबूल करता हूं, देखिए मैं फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ कभी नहीं करता। नरेंद्र तनेजा, आप ये मानेंगे नहीं? मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल क्या है, उसी पे आ रहा हूं मैं। एक मिनट, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, थोड़ा जवाब देने दीजिए। हाँ, थोड़ा जवाब देने दीजिए, जैसे जितना लंबा आपका वो था। देखिए आपका नजरिया था संदीप जी, अर्थशास्त्र के आप विद्यार्थी रहे हैं तो जानते हैं, वो आपका नजरिया था, है ना, वो बिल्कुल उसको मैं कोई उसको वो नहीं कह रहा कि खराब है या अच्छा है। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर देखिए जब से कोरोना वायरस आया, पहले 3 महीने परेशानियां बहुत ज्यादा थी, कंप्लीट लॉकडाउन था तो परेशानियां ज्यादा थी, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोला गया, तमाम इंडिकेटर्स होते हैं, उससे पता लगता है कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है वापस पटरी पे कितनी आ गई है और कितनी चुनौती भी बरकरार है। जैसे मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की आज बात करी, अगर आप ईंधन को देखिए, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है। नरेंद्र तनेजा, देखिए मैंने आपको वक्त दिया, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, आप एक खबर पकड़ रहे हैं ना, मैं उस खबर पर आऊंगा, उसके बारे में आपसे बिल्कुल पूछूंगा। एक मिनट, अभी नरेंद्र तनेजा, अब सुनिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। सरकार ने 20,97,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की, नौकरियों के बारे में सरकार ने क्या इंतजामात किए? मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा 61,000 करोड़ मनरेगा में थे, 40,000 करोड़ की मद और बढ़ा दी। वो 100 दिन की दिहाड़ी है, वो 100 दिन की दिहाड़ी है। उसके अलावा बिल्कुल मौका दे रहा हूं, पहले सवाल तो सुनेंगे ना, सवाल सुनिए नरेंद्र तनेजा। नौकरियों के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए पिछले 4 महीने में? मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए संदीप जी, आप अर्थशास्त्र, तमाम पैनल पे भी सब अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो मेरे कांग्रेस के मित्र हो, वो भी अर्थशास्त्र का बैकग्राउंड है।
इकोनॉमी के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर आप जो है जिस हिसाब से प्लान करते हैं, आप करते हैं इतना इसका विस्तार होगा, उसके हिसाब से करते हैं। ये कहना है कि पहले ये तय कर लेना हमने 10 लाख रोजगार पैदा करने हैं, अब हम आर्थिक योजना बनाएंगे, ये साम्यवादी देशों में होता था जो चरमरा के खत्म हो गए, इतिहास बन चुके हैं। तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा 2014 में, वो साम्यवादी देश थे हम। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूं। नहीं, वो जो हमने वादा, हमारा चूंकि किस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का कितना विस्तार करेंगे। पहली सरकार आजादी के बाद से जहां हमने कहा कि 2025 तक हम देश की अर्थव्यवस्था को इस मुकाम पे ले जाएंगे जो हमने $5 ट्रिलियन बोला, हम मुकाम था हमारा। आज भी अगर आप देखिए पिछले 40 दिन के अंदर, आप उन डेटा का जरा जिक्र किए कि देश के अंदर अगर आपका जो कहना है कि आपके हिसाब से देश व्यवस्था चारों तरफ अंधेरा है, सब ठप हो गया, भारत बर्बाद हो गया, सब खत्म, ये आप कह रहे हैं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं सीधे सवाल पूछता हूं। ये तो संदीप जी, ये जो तमाम पिछले 40 दिन के अंदर जो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया, क्या इनको अर्थशास्त्र नहीं आता? क्या इनके जो पैसे हैं मिट्टी के हैं? सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? सवाल को डक क्यों करते हैं नरेंद्र तनेजा? नहीं, सवाल 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, मतलब 12 करोड़ रोजगार हो जाते 6 साल में। यहां पर 4 महीने में 10 करोड़, ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी को एमएसएमई के एक बड़े अधिकारी बाकायदा बता रहे हैं 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा पैदा हो गया। मैं सवाल उसके बारे में पूछ रहा हूं। संदीप जी बात सुनिए, किसी रिपोर्ट आपने कह रहे हैं कि एक अधिकारी ने यह बात कही, कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी सर्वे है, किस अधिकारी ने कहा है? जब तो सरकार दे देना, जारी कर दे कोई रिपोर्ट। नहीं, सुनिए सही, आपने ये कहा, आपकी सूचनाएं या जहां भी आपने पढ़ा है, एक अधिकारी ने ऐसे बात कही। जब से कोरोना वायरस का है, देश में कहीं कोई सर्वे प्रॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि देश पूरा इस लड़ाई से लड़ रहा है। और कोई जिसने आप ये कह रहे हैं सरकार को ये नहीं मालूम कितनी नौकरियां गई हैं, ये कबूल रहे हैं आप? नहीं, कबूलने की कोई बात ही नहीं है। सब देखिए, चुनौतियां आई हैं, किसने कहा? ये जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर, संदीप जी देखिए, फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो खासतौर से एमएसएमई को चुनौतियां बहुत ज्यादा है। और एमएससी में हम देख रहे हैं, मैं खुद देखता हूं कि वहां बहुत चुनौतियां आई हैं, कई लोगों की नौकरियां गई हैं, उसको कोई नहीं नकार रहा। मैं कभी झूठी बहस नहीं करता, जो सच है मैं बोलूंगा तो लोग तो देख रहे हैं, आपके दर्शक तो जानते हैं। तो चुनौतियां आई हैं और चुनौतियां अभी बरकरार है, और उन्हीं चुनौतियों को हम एड्रेस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने के अंदर, खासतौर से पिछले 6 हफ्ते के अंदर, उसमें बहुत जबरदस्त सुधार है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीन शूट्स, और उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। कंजम्पशन हर चीज का बढ़ रहा है, और हमने ये भी देखा, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट जो आपके में जिसकी चर्चा कर रहा था, उसमें सेक्टर्स का भी बिल्कुल आऊंगा, और मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, और रखा हुआ है मेरे पास, इकोनॉमिक टाइम्स यहां रखा हुआ है। 1.5 लाख नौकरियों की वो नौकरियां किस सैलरी, किस लेवल पर दी जा रही है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं उस पर आऊंगा। पर मैं अभी, हम हमेशा मजदूरों की बात करते हैं, मिडिल क्लास की गौरव वल्लभ बहुत कम बात हो पाती है। जो ये 6 करोड़ लोग हैं ना, जो अपना पीएफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये मिडिल क्लास है, इसकी चर्चा कभी नहीं होती है। मेरे शो पे मैंने 1-2 बार की है। 6 करोड़ लोग में से 80 लाख लोग, और 1 करोड़ तक ये आंकड़ा चला जाएगा, वो या तो नौकरी चले जाने, या तनख्वाह कट जाने, या मेडिकल बिल्स इतने बढ़ जाने की वजह से अपने लास्ट रिजॉर्ट, अपनी आखिरी इन्वेस्टमेंट में से भी पैसा निकाल रहे हैं। साल में 72,000 करोड़ रुपए निकाले जाते हैं पीएफ से। इस बार पहले 3 महीने में ही 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसे निकाले गए। मतलब नौकरियां जा रही हैं ना, या हम आंख बंद कर बैठ जाएं? संदीप जी, चुनाव से पहले क्या बातें की जाती थी हमसे कि हमारे हर खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी का सृजन प्रतिवर्ष कर दिया जाएगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक हर व्यक्ति को रहने के लिए अपना घर मिल जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, स्टार्टअप इंडिया में ये हो जाएगा, चीन की गलियों में जो मेक इन इंडिया का शेयर है उसको वापस नहीं, उस टाइम ये नहीं पता था सरकार को कि संकट काल आने वाला है। कोरोना ने हर इकोनॉमी को तहस नहस किया है। गौरव, नहीं, मैं बता रहा हूँ संदीप, क्या वादा किया गया? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, और हकीकत क्या है संदीप जी? हकीकत में 5 किलो राशन दिया जाता है हमको, ये हकीकत है। हकीकत ये है कि आज कोरोना के केस 15 लाख पे पहुंच चुके हैं। हकीकत ये है कि 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने अप्रैल माह में अपनी नौकरी खोई है। हकीकत ये है कि पीएफ के 16% लोगों ने विड्रॉल किया है। आपकी नौकरी आप सिलेक्टिव आंकड़े दे रहे हैं गौरव वल्लभ।
अगर मैं नरेंद्र तनेजा को रोकूंगा तो आपको भी रोकूंगा। अप्रैल में 12 करोड़ 20 लाख नौकरियां गई, लेकिन मई में 2 करोड़ 10 लाख और जून में 7 करोड़ नौकरियां वापस भी आई, तो ये 9 करोड़ हो जाता है। पर मैं यहां पर दर्शकों को एक बात समझाना चाह रहा हूं, ये जो आंकड़ेबाजी होती है ना, 12 करोड़ की जगह चलो 9 करोड़ की आ गई, ये दिहाड़ी मजदूर हैं, वो मजदूरी उन्हें फिर मिल गई। और जुलाई में जो ये मिनी लॉकडाउन हो रहे हैं फिर से जा रही हैं, ये आंकड़े फिर बदल जाएंगे, अगले महीने ये आंकड़े फिर बदल जाएंगे। मैं पक्की नौकरियों की अभी बात कर रहा हूं। संदीप जी, मैं कभी भी गलत आंकड़े नहीं देता, आपके सारे आंकड़े एक्सेप्ट करता हूं, पर आज जुलाई 19 का जो वीक का सीएमआई का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.9% है, और उससे पहले वाले वीक में वो 7.4% था। मतलब बेरोजगारी दर वापिस से बढ़ना चालू हो चुकी है। ये वो आंकड़ा कह रहा है, मेरा या आपका आंकड़ा नहीं है। नहीं, वो 8 से भी ऊपर पहुंच गया है, एक और ताजा आंकड़ा आ गया है, आप एक हफ्ते पुराना दे रहे हैं जी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है संदीप जी, कि सरकार कह रही है कि कोरोना की लड़ाई में आप आत्मनिर्भर बन जाओ, हमारे पास ना तो पैसा हम देंगे आपको, हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर लोगों के खातों में करेंगे नहीं, आप अपने पीएफ जो भविष्य के लिए रखते हो उसका पैसा लगा के आप अपना इलाज करवा लो, और नहीं करवाते तो आप जानो, आपका काम जाने। ऐसे नहीं चलता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, नरेंद्र जी की मैं इज्जत करता हूं, नरेंद्र जी अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती, लोगों के यहां पे डिमांड भी क्रिएट होती, कंजम्पशन भी बढ़ता, एम्प्लॉयमेंट भी वापस जनरेट होता। पर आपने उसको ईगो का इश्यू ले लिया नरेंद्र तनेजा जी। आपने सोचा ये बात मान लेंगे तो हमारी नैतिक हार हो जाएगी। नैतिक भारत तो जीतता, आपकी हार होती है जीत मुझे नहीं पता, पर हिंदुस्तान जीतता अगर आप लोगों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कराते 6-6 हजार। नहीं, जो कैश ट्रांसफर भी हो रहा है ना, देखिए यहां पर ये ब्लेम गेम नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं, हम एक दिक्कत में हैं, और दिक्कत पर चर्चा तब संभव हो पाती है विजय सरदाना जब हम ये कबूलने को तैयार हों कि हम दिक्कत में हैं। दिक्कत में है ना नौकरियों को लेकर। एमएसएमई के लिए भी 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया गया। मैं परसों तक के आंकड़े जांच रहा था, 3 लाख करोड़ में से अभी 43% लगभग, यानी कि 1.25 लाख करोड़ जो पैसा है वो सैंक्शन किया गया है। डिसबर्सल 27% है, तो पैसा अभी तक तो गया ही नहीं, और वो पहले अपने कारोबार को दुरुस्त करने के लिए लगाएंगे या नौकरी जो उनके एम्प्लॉइज थे, जो कर्मचारी थे, उनको तनख्वाह देंगे? गलत सवाल पूछ रहा हूं क्या मैं विजय सरदाना? देखिए संदीप जी, बिल्कुल सही सवाल है, और हकीकत यह है कि आप दोनों तरफ देखिए। जब आपका कंजम्पशन नहीं है तो निश्चित रूप से सरकार को जीएसटी नहीं मिलेगा। जब आपका कंजम्पशन नहीं है तो इंडस्ट्री का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट, अगर वो एम्प्लॉयज को रखते हैं तो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट बनी रहेगी। अगर उनको अपने खर्चे कम करने हैं तो उनको लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा या छुट्टी देनी पड़ेगी। आज समस्या ये है कि आपका जो आर्थिक स्थिति का पहिया है वो जाम हो चुका है। अगर उसको घुमाना है तो दोनों तरफ से कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना सकते इस क्राइसिस में, आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से एक तरफ हम डिमांड बढ़ाएं और दूसरी तरफ हम किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लिक्विडिटी दें ताकि वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। आज समस्या ये हो गई है कि हमने घोषणाएं तो कर दी हैं, लेकिन हैंड होल्डिंग, क्या कभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ बैठ के या सेक्टर बाय सेक्टर मंत्रियों ने क्या ये जानकारी जानने की कोशिश करी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट को क्या चाहिए, व्हाइट गुड्स को क्या चाहिए, बाकी सेक्टर्स को क्या चाहिए, लेदर को क्या चाहिए? कहने का मतलब यह है इस समय घोषणाओं की जरूरत नहीं है, इस समय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है। आपको भरोसा करना पड़ेगा लोगों पे, आपको लिक्विडिटी दोनों तरफ देनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि जो इंडस्ट्री एसोसिएशन मांगे वो सब आप दे दो, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन जितना भी है उसका जुडिशियस यूज कैसे हो। नहीं, और उसमें विजय सरदाना एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, कैसे आए विजय सरदाना एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। देखिए नौकरियों को लेकर, और आप थे मेरे पैनल पर उस दिन, मैंने मिडिल क्लास की चर्चा की थी। मिडिल क्लास तो अपनी आवाज भी ऊंची नहीं करता है, बुलंद भी नहीं करता है। नौकरी चली भी गई, अगर तनख्वाहें कट भी गई तो चुपचाप बैठा रहेगा, बताएगा भी नहीं दूसरे को कि मेरी तनख्वाह कट गई। वो आवाज अपनी बुलंद नहीं करता है।
उनके बारे में भी तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना होगा ना। और आज की इकोनॉमिक टाइम्स की जो खबर का हवाला दे रहे हैं, और ठीक हवाला दे रहे हैं नरेंद्र तनेजा, 1.5 लाख ओपनिंग्स हो गई। अरे भाई ओपनिंग हुई है, पर 4 महीनों में कितनी जगह नौकरियां गई। आज भी इंडिगो में 15 से 35% तनख्वाहें और काट दी गई हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, हम उदाहरण ही देते रहेंगे कि नहीं ग्रीन शूट्स आ गए, अरे नहीं भाई नौकरियां चली गई। जो समस्या है उसे एड्रेस तो करना होगा ना। सरकारी फरमान को भी कंपनियों ने नहीं माना है ना, जा रही है ना नौकरियां। इक्का दुक्का टाटा वालों ने कह दिया नहीं निकालेंगे, कितनी जगह निकाले जा रहे हैं लोग। देखिए फैक्ट ये है संदीप जी, कंपनियां लोगों को निकालेंगी। कारण ये है कि अगर नहीं निकालेंगी तो तनख्वाह कहां से देंगी। और समस्या ये है कि जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप नौकरियां नहीं काटेंगे, चॉइस ये है कि आप फुल टाइम सैलरी पे आप 100% स्टाफ रख नहीं सकते। आप अगर आधी नौकरी काटते हो तो 1 महीने की जगह हम आपको 2 महीने जिंदा रख पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तक लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आएगी, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, यह समस्या रहेगी। हम इसको किसी भी तरीके से पॉलिसी कहें, राजनीतिक इच्छा शक्ति कहें, इन दोनों से समस्या का समाधान नहीं होना है। हकीकत यह है कि लिक्विडिटी के बगैर इकोनॉमी नहीं चलती, ना घोषणाओं से चलती है ना आश्वासन से चलती है। आदमी को जब भूख लगती है तो उसको रोटी चाहिए, ना आश्वासन चाहिए ना पॉलिसी चाहिए। हाँ। कहने का मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान में, और एक आंकड़ा जो आप बार बार कह रहे हैं ये चिंता की बात है, हिंदुस्तान में अभी मैं आपको बता दूं जो लोग ईपीएफ का पैसा निकाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी इसलिए है कि आप अपने फ्यूचर को इनसिक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब आप फ्यूचर इनसिक्योर कर रहे हैं, आपके घर में खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों की फीस वही है, घर के खर्चे वही हैं, तो आप जब आप फाइनेंशियली इनसिक्योर होते हैं तो समाज में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। और जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट घटेगा, बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं योगेंद्र यादव। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, 1 मिनट। योगेंद्र यादव, देखिए जब आंकड़ों की बात होती है ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं आंकड़े, ये छिपाते कम हैं, बताते जैसा आप बताना चाहते हैं वैसे भी बता सकते हैं। इनके साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं। जो आंकड़े हैं, हमें समस्या की गंभीरता को समझने की भी जरूरत है। अब मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, इसके 2 पहलू। दर्शकों आप भी इस बात को समझिए। ये ग्रीन शूट्स की और नौकरियां बढ़ने की, रोजगार वापस आने की बात आ रही है। कृषि क्षेत्र इसमें सबसे बड़ी अगुवाई कर रहा है। खेती किसानी में नौकरियां बढ़ रही हैं। मई जून में 1 करोड़ 14 लाख नौकरियां आ गई। योगेंद्र यादव, क्योंकि आप किसानों की आवाज भी बुलंद करते हैं, 2019-20 में खेती बाड़ी में 11 करोड़ लोग लगे हुए थे। जून 2020 में यह 13 करोड़ पहुंच गया, अपने आप में रिकॉर्ड है। ये एक पहलू है। अगर मैं कहूं वो जो वापस लौट गए, घर में चाहे 2 बीघे जमीन थी, अब उसको यहां पे काम नहीं मिल रहा, दिहाड़ी नहीं मिल रही, वो मजबूरन काम कर रहा है। ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। ये रोजगार है क्या? बिल्कुल ठीक कहा संदीप भाई, और मुझे खुशी है कि प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा भी हमारे साथ हैं, जो कि इन चीजों पे शायद मुझसे कहीं बेहतर समझा पाएंगे। 2 मोटे निष्कर्ष जो आपने अब तक बातें कही हैं उससे निकलता है। पहला निष्कर्ष ये कि ये जो अपेक्षा थी, आशा थी कि इकोनॉमी जैसे डूबी है वैसे ही एकदम उठ जाएगी, वी टर्न बोलते हैं, जैसे डूबे बस फिर उसके बाद स्थिति बेहतर होनी शुरू हुई और एकदम वी टर्न में हम उठ गए, वैसा कतई नहीं हो रहा है। ये जो ग्रीन शूट की बात हम सुनते हैं, यानी कि हरी कॉपलें बस आज उगी कल उगी उग रही हैं, वो सरकार के आंकड़ों में तो उग रही हैं, वो जमीन पे नहीं उग रही हैं। आपके आंकड़ों की सच्चाई आती है। 10 करोड़ का आंकड़ा मुझे थोड़ा सा हैरान करता है, क्योंकि जैसा आपने स्वयं बताया, देश में कुल मिला के ईपीएफ यानी कि पक्की नौकरी रखने वाले लोगों की संख्या ही 6 करोड़ है। तो इसमें जरूर उन्होंने काफी इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को शामिल किया होगा। और जैसा आपने सही आंकड़ा बताया, जब लॉकडाउन अपने पीक पे था तो कोई 12 से 14 करोड़ लोगों की नौकरी एक झटके में चली गई थी। अभी भी उनमें से 2 से 4 करोड़ लोग बाकी हैं जिनको नौकरी प्राप्त नहीं हुई, और जिन्हें हुई है उनमें से बहुत वो हैं जिसका आपने आखिर में जिक्र किया, गांव वापस चले गए, 2 एकड़ जमीन है, 3 भाई पहले से काम कर रहे हैं, चौथा भाई भी उसके ऊपर सवार हो गया, कहने को एम्प्लॉयड है पर वास्तव में अनएम्प्लॉयड है। उसमें एक बड़ी संख्या उनकी है जो कि मनरेगा के सहारे अभी जिंदगी निकाल रहे हैं।
तो ये वास्तव में एम्प्लॉयमेंट है नहीं। हकीकत ये है कि स्थिति बहुत विकट है। नहीं, अभी मनरेगा का स्थिति आपने सुधरने जिक्र का किया, कोई साइन योगेंद्र नहीं यादव, है। ये जी। दर्शकों को बताने की बात है, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर थी कुछ दिनों पहले, वहां पर मनरेगा में ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी जी, वो जी, गड्ढा खोदकर और पौधे लगा रहे हैं। अब इसे रोजगार माना जाएगा क्या? आंकड़ों में तो दर्ज हो गया कि देखिए इतने लोगों माने को, इतने मैन ये आवर्स मान हमने बढ़ा लीजिए दिए मनरेगा कि में। संकट के दिनों में उनके खाने का, रोटी का गुजारा हो गया, आप इतना ही कह सकते हैं। उससे अधिक रोजगार तो इसे कहना बिल्कुल गलत होगा। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उभर के आती है, आपके ईपीएफ के आंकड़े में एक चीज और जोड़ दूं, ईपीएफ में कितने लोग हर महीना रजिस्टर होते हैं उसका आंकड़ा भी अभी आ गया है इसके साथ ही साथ। पहले हुआ करते थे कोई अंदाजन 10-12 लाख नए नाम ईपीएफ में जुड़ते थे हर महीने। ये संख्या गिर के अप्रैल में सिर्फ 1.5 लाख आ गई और इस बार केवल 3 लाख से कम है। तो यानी कि ये सब रोजगार सृजित नहीं हो कमाल रही का कुछ वृद्धि हो रही है, वैसा नहीं हो रहा। हाँ। एक आखिरी बात और जोड़ दूं इसमें, रोजगार को संभालने के लिए दुनिया भर में क्या काम किए गए हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, इसलिए मैंने चाहा कि उनसे पहले बात बोल दूं। कुछ सरकारों ने कहा है कि भाई हम आपको वेज सब्सिडी देंगे, आपकी इंडस्ट्री, आप मजदूरी दीजिए, आप तनख्वाह दीजिए, उस तनख्वाह का 10-20% हम दे देंगे, ऐसा कुछ सरकारों ने कहा। या फिर सरकारों ने सीधे डिमांड को बढ़ाया ताकि रोजगार का सृजन हो। हमारी सरकार ने ये दोनों काम अब तक कतई नहीं किए हैं, केवल और केवल उन्हें लोन दिया है कि आप और लोन ले लो। खाली लोन देने से मेरे ख्याल से समस्या सुलझने वाली नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इकोनॉमिस्ट इसको बेहतर समझें। जी प्रोफेसर मेहरोत्रा, आपको मैंने ओपनिंग कमेंट्स में आखिर तक के लिए इसीलिए रखा कि आप पूरा समअप कर सकें जो अभी तक हमने चर्चा की है। देखिए, नौकरियां कितनी आई और कितनी गई, मोटा मोटा आंकड़ा जो हमारे पास अवेलेबल है सीएमआईई का आंकड़ा है। सरकार ने कोई आंकड़े जारी नहीं किए हैं, सरकार भी सीएमआईई के आंकड़ों पर काफी रिलाय करती है। 12 करोड़ 20 लाख नौकरियां गई और मई में 2 करोड़ 10 लाख, जून में 7 करोड़ नौकरियां वापस आ गई कि 9 करोड़ वापस आ गई। इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये नौकरियां वापस आ गई, पुरानी नौकरी मिल गई, या रोजगार सृजित भी हो रहे हैं? हम ग्रीन शूट्स की, वी शेप्ड रिकवरी की जो बड़ी बातें कर रहे हैं, आप किस तरह से इसे देखेंगे? पहली बात तो ये बता दूं कि जो 12 करोड़ लोग बेरोजगार थे अप्रैल में, वो सारे पहले से बेरोजगार नहीं थे और उसमें से लगभग 9 करोड़ नए लोग थे जो जनवरी फरवरी के मुकाबले अप्रैल में बेरोजगार हो गए। यानी कि बात समझिए कि 3 से 4 करोड़ लोग पहले से ही बेरोजगार थे। 3 से 4 मतलब ये बेइंतहा गंभीर स्थिति, 45 साल में सबसे गंभीर स्थिति वैसे ही थी क्योंकि अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी। उस पर मैं बाद में आऊंगा, मगर ये जो अभी एकदम से आप कह रहे हैं कि कुछ नौकरियों में सुधार हुआ है, उसका कारण बता देता हूं। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ग्रामीण इलाकों में 2 चीजें हुई हैं। पहली चीज, मनरेगा में काम दिया गया है क्योंकि बहुत संख्या में पलायन करके मजदूर वापस गया, मगर दिक्कत यह है कि 8 करोड़ लोग मनरेगा का काम ढूंढ रहे थे मई जून में, मगर केवल 6 करोड़ को मिला। यानी कि 2 करोड़ को जो ढूंढ पे रहे थे उनको वो भी नहीं मिला मनरेगा। खैर 6 करोड़ को मिला। तो एक कारण ग्रामीण इलाकों में काम का बढ़ने का कारण यह है, मगर बड़ी जल्दी पैसा खर्च हुआ चला जा रहा है, सरकार को पैसा और लगाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्रामीण इलाकों में काम बढ़ा है वो सारा टेम्परेरी काम है। यानी कि पहली चीज, जब ये पलायन करके मजदूर वापस गए थे तो कटाई चल रही थी, कटाई का समय आने वाला था, कटाई में लोग लग गए। वो वैसे ही उस समय वापस जाते हैं तो वो कटाई में लग गए। जब कटाई का काम खत्म हुआ तो बरसात आने वाली थी, तो इसलिए फिर बुआई में लग गए।
तो ये कटाई और बुआई का समय अब खत्म पे है। ये टेम्पररी जो आपने बढ़ोतरी देखी वो खत्म होने वाली है। सिर्फ रोजगार मनरेगा में बचा। अब मैं आता हूं शहरी इलाकों में। हाँ, 20 सेकंड में। 20 सेकंड में सिर्फ बड़ी साधारण सी बात है कि देखिए क्या हुआ है। लॉकडाउन खत्म हुआ, चाय वाला, सब्जी वाला, फल वाला, रेड़ी वाला, मोची, दर्जी, नाई सब सड़क पे आ गए, और बाकी ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो नौकरियां जा ही रही हैं। जब वापस आ गए तो उनको काम मिल गया। अब इसको आप काम कहिएगा तो ठीक है, वो तो ठीक है। ठीक है नरेंद्र तनेजा, जो हमने अभी तक चर्चा की है, जॉब मार्केट में एक दिक्कत है ना, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। देखिए, मैं सबको सुन रहा था संदीप जी। आप इस बात, मैं सबका सम्मान करता हूं जिसने जो बातें करी, लेकिन आप मानेंगे सबका तस्वीर एक है कि डूम एंड ग्लूम है, अकेला मैं हूं, तो वन वर्सेस ऑल है। तो थोड़ा आपको मेरे को धैर्य रखना पड़ेगा सुनने के लिए। देखिए, हमारे योगेश यादव जी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, जुझारू हैं, मेहनत करते हैं। मैं उन सब आइडियोलॉजिकली पूरी तरह असहमत हूं, लेकिन सम्मान करता हूं क्योंकि वो लड़ाई लड़ते हैं। अच्छी बात है। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई है। जितनी हिंदी मुझे समझ में आती है, यूपी का रहने वाला हूं, हिंदी बहुत अच्छी जानता हूं। डूब जो चीज जाती है वो कभी वापस नहीं आती। डूबना जब प्रयोग करा जाता है, ये कंक्लूसिव है कि डूब गया, अब खत्म हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। मुद्दे पर आते हैं, उसका शव निकलता है, शव निकलता है उसके बाद, है ना। तो भारत की अर्थव्यवस्था योगेश यादव के हिसाब से डूब गई, खत्म हो गई। प्रश्न ये उठता है, प्रश्न इस बात का उठता है कि पूरी, देखिए मैंने इसको कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये जो चुनौती है, लगभग पूरी दुनिया की एक सी है। एक आध कोई देश अपवाद हो तो हो, मुझे नहीं लगता कोई भी है। अच्छा, अब उसके अंदर आप ये, अगर उसके बावजूद अगर हम देखिए, चुनौती आ रही है रोजगार, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था का विस्तार में चुनौती आती है, आपका जीडीपी घट जाता है, आपका रेवेन्यू घट जाता है, आपका जीएसटी कलेक्शन नीचे चला जाता है, एसएमईज जो है वो पैसा जिनके पास है भी उसको खर्च नहीं करना चाहते, बड़े उद्योग भी पैसा है, कैश है, लिक्विडिटी है, लेकिन वो अब उसको खर्च नहीं करना चाहते। व्यक्तियों के पास भी कईयों के पास पैसा है, लेकिन वो उसको नहीं खर्च करना चाहते, क्योंकि थोड़ा सा एक माहौल ऐसा बन गया है। आप उसको डर तो बोलिए, सरकार खामोश रहेगी नरेंद्र तनेजा। अच्छा, सरकार खामोश रहेगी। सरकार कहेगी दाल रोटी खाओ, 5 किलो अनाज दे दिया, 1 किलो दाल दे दी, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। संदीप जी देखिए, अब ये जो आपने कहा कि हमारी भारत सरकार ने, और आपका मतलब ये देश की तमाम राज्य सरकारों ने भी यही कह दिया, हर पार्टी की, क्योंकि हमारा एक संघ देश है और उसमें हर राज्य की भूमिका जो टोटल सम होता है वो जीडीपी होता है। ये जीडीपी खाली केंद्र का तो कुछ होता ही नहीं है, सब राज्य जो करते हैं उसका जो सम होता है वो जीडीपी बनता है। अगर ये कहना है कि आपका केंद्र सरकार और देश की तमाम राज्य सरकारें, हर राजनीति, उन्होंने ये कहा है कि प्रभु के गुण गाओ, अर्थव्यवस्था तो डूब गई, अब कोई कुछ नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था डूब नहीं गई। नौकरी के बारे में कौन एड्रेस कर रहा है? किसी का कोई बयान 4 महीने में मुझे बता दीजिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मैं डायरेक्ट पूछता हूं। नहीं, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, उत्तेजित मत होइए, उत्तेजित। मैं कोई उत्तेजित नहीं हो रहा हूं। अच्छा, उत्तेजित मत होइए। मैंने आप सुना था कांग्रेस के प्रवक्ता का, आपने उस दिन कहा था रागिनी नायक की शादी, नाक मत खुलाओ, गला नहीं खुलाओ। ऐसा है नरेंद्र तनेजा, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बात मत घुमाइए, सीधा जवाब दीजिए। 4 महीने में नौकरियों के बारे में किसने बात की? तो आप बात सुनिए, ये इस तरह की भाषा संदीप जी प्रयोग मत करिए, मैं जवाब ही दे रहा हूं। आप उत्तेजित हो रहे हैं, वन वर्सेस ऑल है, उसको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपने पैनल ऐसा बनाया, उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुद्दे पर आइए, आपकी बात का जवाब दो। मेरा ये कहना है, आपका कहना है कि सरकार ये कह रही है और सरकार कोई काम नहीं करे, सरकार बैठी हुई और सारी राज्य सरकार। सवाल का जवाब नहीं। आप जरा मुझे बताइए किसने ऐसा कहा? मतलब 24/7 तो केंद्र सरकार काम कर रही है। नौकरी के बारे में कब बोला, कौन बोला, कौन सा मंत्री बोला? प्रधानमंत्री ने मन की बात की, मुझे बता तो दीजिए। और लोग बोलते हैं, बीच में नहीं बोलते। जब भाजपा का प्रवक्ता बोले आप ना शोभा नहीं देता। अच्छा, शोभा तो मुझे क्या देता है क्या नहीं वो मैं जानता हूं। आपको शोभा दे रहा है, आप 3 मिनट से लगे हुए हैं, कहां से कहां भटक गए, सवाल का जवाब नहीं दिया, सबकी गलतियां गिनवा दीजिए। आप इस तरह से जवाब देना चाहते हैं, आपको मुबारक। गंभीर विषय है। नहीं, रखिए ना नरेंद्र तनेजा को स्क्रीन पर। हाँ। आप बोलिए, आप उत्तेजित हो रहे हैं, ठीक नहीं लगा? मैं उत्तेजित नहीं होता हूँ, जनता भी उत्तेजित हो रही है, जनता के सवाल होते हैं। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे आप। अच्छा, बोलिए। आप मुझे बोलने ही नहीं देते, बोलिए तो नहीं बोलने देते। बोलिए। मेरा ये कहना है, आपने कहा, सरकार ने कहा है कि सरकार सो रही है,
मैं ये कह रहा हूं आप दिखाइए, मैं कह रहा हूं सरकार 24/7 केंद्र सरकार काम कर रही है, तमाम राज्य सरकार भी कोई 24 कर रहा है, कोई 18, कोई 19 कर रहा है, वेरिएशन हो सकता है, कोई भी रास्ता, चाहे वो हमारी इतनी विपक्ष की मेहनत है, के बाद कोई भी, सो अब रहा है, मैंने मैं सुन आपकी लिया, बात से ठीक सहमत है हूं। गौरव आप वल्लभ, झूठ इतनी बोल रहे हैं। मेहनत कर रही हैं सरकारें, पर आम आदमियों की नौकरियां जा रही हैं। मुझे कहा जा रहा है मैं उत्तेजित हो रहा हूं, मैं तो उत्तेजित नहीं हो रहा हूं, पर एक आम आदमी जरूर उत्तेजित होता जा रहा है धीरे धीरे। जब नौकरी पर बनाती है ना, जब तनख्वाहें कटने लगती हैं तो आदमी उत्तेजित जरूर होता है, सवालों के जवाब चाहता है वो। संदीप जी, जब नौकरी जाती है तो उत्तेजित भी होता है और दुखी भी होता है। आपने, नरेंद्र जी ने बोला दुनिया के देश, नरेंद्र जी, दुनिया के हर देश ने मध्यम आय वर्गीय लोगों के लिए पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लेके आई। आप रोज हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका का एग्जाम्पल देते हैं, वो पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत क्या हम हमारे मध्यम आय वर्गीयों के खाते में कुछ समय तक पैसा नहीं डाल सकते? क्या हम डिमांड जनरेट करने के लिए, सरदाना जी ने जो बात कही मैं 100% सहमत हूं, डिमांड कैसे जनरेट होगी? जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, उधार देके नहीं, उनके हाथों में, उनके खातों में पैसे डालने की जरूरत है। हो क्या रहा है संदीप जी? प्रेजेंट इनसिक्योर आपने कर दिया क्योंकि लोगों की नौकरी जा रही है, फ्यूचर इनसिक्योर हो गया क्योंकि लोग ईपीएफओ से पैसा निकाल रहे हैं। और एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं संदीप जी, पैंडेमिक जब ये कोरोना की महामारी पूरे विश्व में हो रही थी ना, उस समय मार्च महीने में हमारी सरकार ने ईपीएफओ की ब्याज दर भी घटाई थी। ये पैसा तो निकल ही रहा है। नहीं, जब आप पहले ये बातें ब्याज कहते दर हैं भी ना घटाई। गौरव वल्लभ, संकट काल है ना, सरकार थोड़ा लेकर आइए करो ना, अरे दिक्कतें जब तो पूरे आएंगी। दुनिया- मेरा सवाल नहीं, यह है, नहीं, एड्रेस नहीं, नहीं, कीजिए, आप- लोगों को भरोसे में लीजिए, सवाल जी, वहां हम है। तो क्या, तो हम ये कह रहे हैं ना, आप संदीप जी, मैंने आपके साथ पिछले 3 महीने में 10 डिबेट की। मैंने बार बार कहा एमएसएमई की हैंड होल्डिंग करो। आज सरदाना जी भी बोल रहे हैं कि उनको लिक्विडिटी सपोर्ट दो, उनके खातों में पैसे दो। आज योगेंद्र यादव जी भी बोल रहे हैं दुनिया का हर देश ने क्या किया, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए डिमांड जनरेट करी। वो के वो बात प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा जी भी कह रहे हैं। अब नरेंद्र जी ना चाहते हुए भी, इनको समझ में सब आ रहा है नरेंद्र तनेजा जी को, पर ये इनकी मजबूरी है कि इनको बीजेपी को डिफेंड करना है। मैं ये मान नहीं सकता कि इनको समझ में नहीं आ रहा। तनेजा जी नहीं, थोड़ा अर्थव्यवस्था को समझाइए हमसे सर बात। बेहतर समझते हैं जी, तो ये ना चाहते हुए भी बोल रहे हैं। इनको पता है कि मुझे आज क्या बोलना है, इनको पता है कि सरकार गलत कर रही है, इनको पता है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ही आज एक सॉल्यूशन है, जो पिछले 3 महीने से हम कह रहे हैं, आज फिर कहते हैं मध्यम आय वर्गीय लोगों के खातों में पैसा डालिए, उनकी पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लेके आइए, लोगों के खातों में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लोगों के खातों में पैसा डालिए, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों के खातों में पैसा डालिए। अन्यथा ना तो डिमांड जनरेट होगी, ना कंजम्पशन बढ़ेगा, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ना इकोनॉमी का चक्का वापिस चल पाएगा। योगेंद्र यादव, आप पर आरोप लगाया है, मुझ पर भी लगाया है, आप नकारात्मक हैं, प्रॉफिट ऑफ डूम हैं कि देश डूब गया, अर्थव्यवस्था डूब गई, और 4:1 यहां पर पैनल कर दिया है नरेंद्र तनेजा। अब वो कह रहे हैं, मैं उनके आरोप को ले रहा हूं अपने सीधा, आई टेक ऑल द आरोप्स, बिल्कुल सीधा छाती पर लेता हूं मैं, मुझे कोई इसमें घबराहट नहीं है। क्या ये 4:1 किया जा रहा है? सवाल नहीं पूछे जाएं? खतरे की घंटी अगर है, कहीं दिक्कत है, सवाल मैं क्या सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं, मेरे चरित्र में क्या दोष हैं और आपके चरित्र में क्या दोष हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश सबसे बड़ा है। पता नहीं क्यों नरेंद्र जी खामखा कुछ चीजों का बोझ अपने सर पे उठा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा, कोरोना कोई बीजेपी का लाया हुआ तो है नहीं, कोई केवल भारत में हुआ हो ऐसा भी नहीं है। केवल 2 साधारण से सवाल हैं। कोरोना से पूरे दुनिया भर में अर्थव्यवस्था डाउन हुई। क्या हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही डाउन हुई जितनी कि दुनिया भर में हुई है, जितनी की अपेक्षा थी, या कि उससे भी ज्यादा डाउन हुई, या कि उससे कम डाउन हुई? और दूसरा, जितनी डाउन हुई उसको उठाने के लिए सरकार जो कर सकती थी, क्या उसने वो किया? केवल ये 2 सवाल हैं। मेरा इसमें निवेदन ये है, अब बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी व्यवस्था जितनी दुनिया भर में डाउन होनी थी उससे ज्यादा डाउन हुई है। याद रखिए वो तस्वीरें माइग्रेंट लेबर की, याद रखिए वो सड़क पे पैदल चलते हुए लोग
ऐसी तस्वीर ना साउथ अफ्रीका से आई है, ना ब्राजील से आई है, हमारे से गरीब देशों से भी ऐसी तस्वीर आज तक नहीं। मैं यहाँ पर योगेंद्र यादव ना इत्तेफाकी जताऊंगा आपकी एक बात से। देखिए, मजदूरों की आवाज उठनी चाहिए, मजदूर सड़क पर उतरा, हमने लगातार उनकी आवाज को बुलंद भी किया, लेकिन मैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की, सरकारी नौकरियों की, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। वो तो अपने दुख का इजहार भी नहीं करते, बंद कमरे में बैठे रह जाते हैं, तिल मिलाते रहते हैं, अपने घर वालों को भी नहीं बता पाते कि मेरे साथ क्या गुजर रही है। ये भी एक हकीकत है जिसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही। जो आंकड़े आज आपने पेश किए हैं वो मध्यम वर्ग का दुख भी दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि जिस मध्यम वर्ग के बारे में हम मान के चलते हैं कि भाई सबसे कम मार तो इसको पड़ेगी, उस पर भी कितनी मार है। ये जो आप बता रहे हैं 80 लाख लोग जिन्होंने विड्रॉल किया है, जिनमें से 30 लाख वो हैं जिन्होंने सीधे सीधे कोरोना की स्कीम के तहत विड्रॉ किया। सरकार ने कहा था कि अगर आप अपना पीएफ विड्रॉ करेंगे उसके लिए विशेष छूट दी थी कोरोना के समय। 30 लाख लोगों ने उस विशेष छूट का फायदा उठाते हुए विड्रॉ किया है। अगर संकट में नहीं थे तो क्यों किया था? तो मध्यम वर्ग का दुख इससे सामने आता है। और दूसरी चीज जो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि जो दो न्यूनतम चीजें सरकार कर सकती थी, यानी कि या तो उद्योगों को सीधा पैसा देके वेज सब्सिडी देना जो कि दुनिया भर में दी गई है, या डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए सीधा चाहे कैश से किसी भी माध्यम से आप गांव में, आप बस्तियों में, आप गरीब लोगों में डिमांड जनरेट कीजिए ताकि इंडस्ट्री अपने आप उठे। ये दोनों काम सरकार ने नहीं। ठीक है, नरेंद्र तनेजा रिस्पॉन्ड करेंगे। वो कह रहे हैं 4:1 किया हुआ है पैनल, तो मैं बीच में ही रोककर नरेंद्र तनेजा को फिर से लेकर आ रहा हूं। देखिए नरेंद्र तनेजा, यहां पर मीन में एक निकालने की बात नहीं है। बात यह है एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, उसमें एक रास्ता निकालना होगा और लोगों को भरोसा देने की बात है। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। सरकार को नौकरियों को लेकर लोग खौफजदा हैं, इसे एड्रेस करने की, भरोसा देने की जरूरत नहीं है क्या नरेंद्र तनेजा? देखिए संदीप जी, पहली बात, मैं पहले आप ही की बात का जवाब दूं। ये जितनी भी हमने पूरा एक स्टिमुलस पैकेज, आप उसको बोलिए, अर्थव्यवस्था को जो कोरोना वायरस लड़ने का पैकेज, किस लिए आया? जब ये कहा गया कि भाई जो हमारे एसएमईज हैं, एमएसएमईज हैं, उनके बारे में अलग से स्कीम लेकर के आए गए, किसके लिए आए? उनको साथ में ये भी कहा गया कि किसी को आप नौकरी से ना निकालिए। कितने, यकीन करिए, हजारों फोन गए जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से लेकर तक तमाम जो बॉडीज हैं, इनके एसोसिएशंस है कि ऐसा मत करिए। उन्होंने जो एश्योरेंस मांगा, जो उन्होंने कुछ चीजें मांगी, वो सब उनको प्रदान करा गया, सब करा गया। और कईयों ने सुना, हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुना। बहुतों ने नहीं सुना। प्रयास है जो हमारे बहन भाई, सुन लीजिए, आपकी राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है। हम लोग भी 17 करोड़ तो हमारे सदस्य भी हैं, तो देश के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, और सरकार भी है, कई राज्यों में भी सरकार है। संदीप जी, मैं फिर भी सम्मान कर रहा हूं आप जो करें। हमारे योगेंद्र भाई ने ये कहा कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, कितनी गिरावट आई, उसकी तुलना में भारत में कितनी आई, क्या उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए। योगेंद्र जी, मेरा आपको सीधा सीधा कहना है कि मैं आपको कंट्री बाई कंट्री एग्जाम्पल देता हूं, आप जहां से मैं शुरू करने को तैयार हूं, ए से जेड तक, कि कहां कितनी जो है कोरोना वायरस के चलती है, कितनी चोट लगी है अर्थव्यवस्था में। जितने भी विकासशील देश हैं, हम विकासशील हैं, हम विकसित नहीं है, जितने विकासशील देश हैं उनमें तो बहुत ही तबाही है, और जो विकसित देश भी हैं उनके अंदर भी आप देखिए, कहीं फ्रांस जैसे देश में भी 9% है, फ्रांस जैसे कंट्री में जो विकसित अर्थव्यवस्था है। जापान के अंदर आप देखिए क्या हालत है। खुद चाइना का डेटा कोई भरोसा नहीं, आप उनका देख लीजिए। अच्छा, जहां तक ये वाली बात होती है कि हैंड होल्डिंग करो, मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनसे 100% सहमत हूं, और हमने वही किया है। लेकिन हैंड होल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि हाथ साथ में लगा रहे हैं तो जेब में कैश डाल दो। कांग्रेस की सोच ये है कि सिर्फ सारी सप्लाई सिर्फ डिमांड साइड में है। संदीप जी, सारी समस्या डिमांड साइड में होती तो हमें भी पता लगता है, सप्लाई खाली डिमांड में नहीं है, सप्लाई साइड में भी चुनौतियां हैं। वही, अब मैं क्विक कमेंट, एक मिनट नरेंद्र तनेजा, आपने अहम पॉइंट उठाया, सबको साथ में लेके चल रहा है। हाँ, देखिए आपने सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की बात की ना, ये नौकरियां क्यों जाती हैं? आपने ग्रीन शूट्स की बात कही, जून में थी, मैं पूरी तरह से मानता हूं। ये जो 1.5 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, ये था, जिम्मेदारी से मैं था कह रहा हूं, आप मान जाएंगे मेरी बात, क्योंकि लगा कि अनलॉक हमने शुरू किया है तो उत्पादन शुरू होगा, डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई, ये पूरा पहिया चल पड़ेगा। पर ये जो मिनी लॉकडाउन्स का रायता फैला ना, अलग अलग राज्यों में, जहां मैं बैठा हूं 2 दिन का लॉकडाउन, मुंबई में कुछ, पुणे में कुछ, बेंगलुरु में 9 दिन का लॉकडाउन, भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन, बाई वीकली लॉकडाउन, ये पश्चिम बंगाल में,
वो फिर से रुक गई वो बात। मनोहर लाल खट्टर आप ही के मुख्यमंत्री हैं ना, बीजेपी के हैं हरियाणा में, वो कहते हैं लॉकडाउन से कुछ नहीं निकलने वाला, दूसरों को ताकीद कर रहे हैं। हम खुद भी अपनी दिक्कतें बढ़ा देते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसलिए भी दिक्कत हो रही है, ये बात तो मानेंगे। मैं एक 10 सेकंड में 10 सेकंड जवाब दे दूं इसका। 10 सेकंड देखिए, हमारे यहाँ जब ये आपको याद होगा, जब सेंटर सब अपना कर रहा था, राज्य सरकारों ने कहा, जिसमें सबसे अग्रणी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कि हमको तय करने दीजिए, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने कहा ठीक है ऐसा करिए। अब उनकी वो ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तहसील में, उसके हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं। उससे आपके पास पूरी आपका एनालिसिस स्पॉट ऑन है कि उससे चुनौतियां बढ़ जाती हैं, खासतौर से एमएसएमईज की। लेकिन अब ये ग्राउंड रियलिटी है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां वो इस तरीके से फैसले ले रहे हैं। तो यही तो इसीलिए हमें राजनीति ना करके, मैं बिल्कुल फेयर पॉइंट है आपका विजय सरदाना, राजनीति हावी हो जाती है। ये पूरे देश की समस्या है ना, इससे नहीं निपटेंगे, रायता फैलता रहेगा, नौकरियां जाती रहेंगी। जो मूल मुद्दा है जिस पर आज मैं चर्चा कर रहा था, रोजगार सृजित होना तो दूर, पुरानी नौकरियां भी वापस नहीं आएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं दो सुझाव आपके माध्यम से तनेजा जी को और सरकार के सामने रखना चाहूंगा। तनेजा जी ने अभी एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया कि बीजेपी के 17 करोड़ मेंबर हैं। मेरा सिर्फ निवेदन है कि आप बीजेपी के मेंबर्स की ही नौकरियां पक्की कर दीजिए, देश की समस्या खत्म हो जाएगी। पहला, अगर वो नहीं जमती बात, जितने आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हर एक को क्या हम ये कह सकते हैं कि आप अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1-1 लाख जॉब कैसे क्रिएट हो, इसका ब्लूप्रिंट बना के लाइए, कलेक्टर के साथ बैठिए, लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बैठिए, लोकल एक्सपर्ट्स, लोकल इंडस्ट्री वालों के साथ बैठिए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1-1 लाख जॉब क्रिएट करने। देखिए, आप अगर सीधा 8 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी, 800 सांसद हैं, करेंगे कुछ नहीं होगा। अगर हर एमपी, मैं वही कह रहा हूं, आप हर एमपी को बोलिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख जॉब क्रिएट करने, एक्शन प्लान बना के लाइए। कोरोना में आप घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तनख्वाह ले रहे हैं, कम से कम ये काम तो करिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। समझिए तो सही कि वहां हैंडीक्राफ्ट के लिए चाहिए, टूरिज्म के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, कॉटन में चाहिए, मक्के में चाहिए, बाजरे में चाहिए, क्या चाहिए। कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी अपने आप को समझेगा, वहां की जरूरत समझेगा, एक अच्छी समझ सरकार के पास आएगी और एक प्रॉपर प्रैग्मेटिक और क्या, और जो ये हम बनेगा, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जो हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी ताल ठोकते थे ना, हमारे युवा नौकरी नहीं मिलेगी, जिसकी थी वो चली गई, जिसको नहीं मिल रही थी उसको ना मिलने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। तो कौन से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। और मैं वापस उस बात पर आऊंगा, 5 किलो अनाज देने से काम चल जाएगा। 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल दे दिया, 1 किलो दाल दे दी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ऐसे तो नहीं बढ़ेगा ना देश आगे। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप। डेमोग्राफिक डिविडेंड की भूल जाइए। अगले 3 साल हमारी आय की दर यानी कि जीडीपी का जो स्तर 19-20 में था वो वापस नहीं आने वाला है। यानी 22-23 की का इंतजार करिए, तब वो स्तर आएगा जो 19-20 में था। तो ग्रोथ तो छूट जाइए। जो बात हो रही थी, हरे कोपले दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, वो अगर ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे होते इस स्थिति में तो क्या वाहवाही हम भी लूटते आपके संग। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कई बार ये बात कही जा चुकी है कि और देशों ने क्या एक्शंस लिए और हमने कितना कम एक्शन लिया। दिक्कत सबसे बड़ी ये है, और हमारी समस्या कहीं ज्यादा विकट है। हमारी समस्या विकट थी रोजगार की, वो बात मैं पहले कह चुका हूं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मगर बात यह है कि और देशों ने विकसित और विकासशील सब मैक्रो इकोनॉमिक्स 101 समझते हैं, जिसका मतलब यह है कि फिस्कल स्टिमुलस भी होना चाहिए और मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस भी होना चाहिए। सरकार ने 90% 20 लाख करोड़ का बैंक सपोर्ट, बैंक गारंटी, बैंक लोन्स, तरलता बढ़ाना और 1% जीडीपी का फिस्कल स्टिमुलस। कंपैरिजन करिए, 2008 में
सरकार में था, प्लानिंग कमीशन में हमने भी फिस्कल स्टिमुलस दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस इसकी आधी भी नहीं थी। जितनी विकट समस्या आज की है उसकी आधी भी नहीं थी। तो आप जो मोटी बात कह रहे हैं प्रोफेसर मेहरोत्रा कि तरलता से काम नहीं चलने वाला है, आपको सीधा जेब में भी तो कुछ पैसे चाहिए होंगे ना लोगों को इस संकट काल में, संक्रमण काल में। योगेंद्र यादव, संतोष मेहरोत्रा और विजय सरदाना, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम पड़ाव पर जा रहा हूं, कम वक्त है तो क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा नरेंद्र तनेजा और गौरव वल्लभ से। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। संकट काल है, संक्रमण काल है, दिक्कत है नरेंद्र तनेजा, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, एक यंग स्किल्ड इंडिया की हम बात करते हैं, बड़े बाजार भी हैं हम, नौकरियां नहीं होंगी, ये सारी एडवांटेजेस हमारी कम होती चली जाएंगी, ये है ना एक दिक्कत। देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था है, चुनौतियां तो पहले भी थी और चुनौतियां रहेंगी। क्यों कोरोना वायरस, अभी हमें ये देखना है कि ये वायरस का वैक्सीन कितनी जल्दी आता है और कितनी जल्दी हम उस वैक्सीन को लोगों के पास लेते हैं जिससे सामान्य जीवन वापस आ सके लोगों का। अर्थव्यवस्था के अंदर जो पूरी जो ताकत है तभी आएगी जब सामान्य जीवन लोगों का वापस होगा। और हमारा उम्मीद है, प्रयास है इसी बात को कि हो। ये अभी हमारे मित्रों ने कहा कि भाई अभी 3 साल कुछ होने वाला नहीं है, मैं इतना निराशावादी नहीं हूं। हमारा मानना है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी कह रही हैं कि भाई अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर है हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग नॉर्मल पे वापस पहुंचेगा। दूसरी बात मैं एक बात चाहता हूं कि कांग्रेस के हमारे मित्र हैं डॉक्टर गौरव वल्लभ, कोई इनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इनका कांग्रेस का जो नजरिया है, इकोनॉमिक फिलॉसफी आप जिसको बोलते हैं, वो अलग है। उनका मानना है कि भाई ठीक है, आप अगर पैसे दे दीजिए, कैश दे दीजिए, बैंक ट्रांसफर दे दीजिए, जिसको यूरोप में हेलीकॉप्टर मनी होते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका विचार सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा ये नहीं है। हमारा ये कि पर देखिए, जितना वक्त ये संकट काल, एक मिनट गौरव वल्लभ, संकट काल जितना लंबा खिंचेगा, लोगों की सहन शक्ति, उनका भरोसा, आत्मविश्वास भी डगमगाएगा। तो संदीप जी, सबसे पहले जो आपने शब्द यूज किया डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए, इसके लिए लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, उनके आज के प्रेजेंट को सिक्योर करना पड़ेगा। तनेजा जी, और आपने कहा सप्लाई साइड से, अगर सप्लाई साइड इंटरवेंशन से फायदा होता तनेजा जी, तो पीएमआई इंडेक्स क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है इकोनॉमी में? तो आप बात को समझिए, अर्थशास्त्रियों के अध्ययन को समझिए, आप सप्लाई साइड इंटरवेंशन को मजबूत करिए, डिमांड को भी बढ़ाइए। डिमांड बिना कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के नहीं बढ़ सकती। लोगों के हाथ में पैसा देना है, बैंकों की तरलता से फायदा नहीं होगा, लोगों की जेब में तरलता बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक ऐसी समस्या है, ये जो शब्द इस्तेमाल किए, मैं बोरो कर रहा हूं गौरव वल्लभ के, डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर ना हो जाए, इस पर भी सरकार को गौर करना होगा, तवज्जो देनी होगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।